सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सतनाम। वाय साहब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में वाय साहब मानवता चैनल में जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ अभी तक 10 से ऊपर करीब करीब मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गेस्ट जुड़ चुके हैं। आज हम 45 मिनट करीब करीब हम आज के इस लाइव प्रोग्राम, फेसबुक लाइव प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो शिक्षा और बेरोजगारी, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक हमारे समाज के लिए, हमारे भारत देश के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और इस विषय पर हम बारी बारी से बात करेंगे। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर केदार आनंद साहब जुड़ गए हैं राय बिलासपुर से। धनेश्वरी कुर्रे जी जुड़ी हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और खास करके चंडीगढ़ से एक बहुत ही हमारे रेस्पेक्टेड सर जुड़ गए हैं, सिंह साहब, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं सभी साथियों का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले संतोष साहू साहब हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, मुझे लगता है संतोष साहब हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं राजेंद्र सिंह साहब से आज का पहला सवाल को लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि वो एक एजुकेशनल और मोटिवेशनल प्रोग्राम वहाँ के उस राज्य में चला रहे हैं। तो सिंह साहब, आज की इस परिचर्चा पर जो हमने जो विषय चुना है उस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए मैं सबसे पहले आपके पास जाना चाहूंगा। सिंह साहब हमें राजेंद्र। हाँ जी, जगदीश जी, मैं आज पहली बार जुड़ा हूँ तो मुझे अभी बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो एक बार आप पूरा प्रोग्राम आप चलाते रहिए। जी, बहुत शुक्रिया। मैं धनेश्वरी कुर्रे मैम के पास में जाना चाहूंगा। कुर्रे मैम, आप एक शिक्षिका हैं और जो आज का हमारा जो ज्वलंत मुद्दा है या जो विषय है उस पर आप विस्तार से बताने की कोशिश करें और चर्चा पे इस बात को रखें कि दो विषय हम लोग चुना है। एक तरफ हमारे लोग, लाखों लोग शिक्षित होकर के, पढ़ लिख करके घरों में हर परिवार में 2-3 बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं और उन्हें नौकरी की तलाश है या कोई जॉब की तलाश है या कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब की तलाश है। तो ये दोनों मुद्दा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ शिक्षा और दूसरा तरफ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर, दोनों विषय पर तुलनात्मक रूप से आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। धनेश्वरी कुर्रे जी। धन्यवाद खुदे भाई साहब जी, और सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय सतनाम। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय से संबंधित और पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस जूम मीटिंग में, चैनल में। तो आज आपने जो विषय रखा है वो बहुत ही प्रासंगिक है और आज की ज्वलंत समस्या है, क्योंकि हमारे साथ हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ हमारे कुछ स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, टीचर्स ग्रुप से हैं और इंटरनेशनल कार्यक्रम है। और ये तो सभी जानते हैं कि आज भारत की जो दशा है और खासकर सभी जगहों में बेरोजगारी की समस्या है। जैसे विषय के अंतर्गत आप कि शिक्षित बेरोजगार हर घर में है। सही बात है कि हर घर में एजुकेटेड जो बच्चे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी अपना अपना एजुकेशन पूरा कर। मैं बाकी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी आवाज को इम्यूट कर लें। जिनको जिनको हम इनवाइट करेंगे वो ही अपनी आवाज को खोलें और बाकी घर से जो आवाज है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है इसलिए थोड़ा सा कार्यक्रम का फॉलो करें, इस बात को ध्यान रखें। जी, बाकी लोग से निवेदन। धनेश्वरी जी अपनी बात रखें। तो जैसे आपने बताया भाई साहब कि हर घर में आजकल पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और अन्य शिक्षा में अपने योग्यता को हासिल करके हमारे स्टूडेंट, हमारे जो युवा पीढ़ी है वो बैठे हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं इस विषय पे। जैसे कि हमारी रूल है गवर्नमेंट के, स्टेट या सेंट्रल के हैं, एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीजों को उन्होंने किया है, कर रहा है, नए नए स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद उसके जो दूसरे पक्ष हैं कि हमारे बच्चे अभी पढ़ लिख करके एजुकेशन पूरा करने के बाद उनके पास क्या रास्ता रहेगा, उनके पास उनका भविष्य कैसे रहेगा, उनके पास रोजगार कैसे रहेंगे, इस विषय पे उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसी योजनाएं चालू हैं रोजगार संबंधी प्रधानमंत्री के द्वारा, और हर राज्य की अपनी अपनी योजनाएं हैं।
किंतु वो जो योजनाएं चल रही हैं जितनी भी वो पर्याप्त नहीं है मेरे विचार से। अमूमन देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है सर, हम जैसे बहुत सी जगह में विजिट करते हैं तो पढ़े लिखे बहुत से मतलब हायर एजुकेशन के बच्चे ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं, अर्थात उनके जो योग्यता के हिसाब से उनको काम नहीं मिल रहे हैं। और पढ़ाई इतनी महंगी है कि बहुत से लोग लोन निकाल करके कर्ज लेकर के पढ़ाई पूरी करते हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं है। और सभी माता पिता पालक ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे हायर एजुकेशन में जाएं, अच्छे जॉब में जाएं, अच्छे सेक्टर में जाएं, एक नए पोजीशन में जाएं, लेकिन हमारे पास के इतने संसाधन है कि हम उनको ये सब चीज उपलब्ध करा पा रहे हैं। ये तो ज्वलंत समस्या है। दूसरी बात, आज की युवा वर्ग बहुत एक स्ट्रेस में जी रहा है। उसके पीछे वजह ये है कि उन्होंने 15 साल 16 साल 17 साल दिया अपने जीवन का, पढ़ाई पूरी कर लिया, उसके बाद उनके सामने एक खाली समय है। तो उस खाली समय में जो युवा शक्ति की जो सृजन क्षमता है, उनकी जो मतलब कार्य की जो क्षमता है, उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो हमारा जो नियम है या हम जो दूरगामी जो योजना बनाते हैं उसके आधार पे निर्भर करता है कि हम अपने आने वाले युवा पीढ़ी को किस प्रकार के एक प्लेटफॉर्म दें एक रोजगार के लिए। और आज का विषय है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और हर किसी को इस पर विचार करना चाहिए, चाहे वो मीडिया वाले हों, पालक हों या स्टूडेंट हों, क्योंकि सबके साथ ये समस्या है और हम किसी न किसी तौर पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वास्ता रखते हैं। तो अपने विचार को यहाँ पे खुले तौर पे रखें। बाकी लोग से भी मेरा निवेदन है कि वो अपना विचार रखें। जी, बहुत शुक्रिया धनेश्वरी कुर्रे जी। मैं डॉक्टर केदार आनंद के पास में जाना चाहूंगा। केदार आनंद साहब एक डॉक्टर हैं, साइकोलॉजी के डॉक्टर हैं, बिलासपुर में है वो। मैं उनसे चाहूंगा कि आज की इस ज्वलंत मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दें और धनेश्वरी कुर्रे जी ने अपनी बात रखा है उस संदर्भ में भी अपनी बात रखें। केदार आनंद जी अपनी आवाज को म्यूट करें। आनंद जी अपनी आवाज म्यूट करें। हाँ। आप सभी लोग को मेरा नमस्कार, जय सतनाम। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी कट के आ रही है जी। हेलो, हाँ बोलें। हेलो, आप अपनी ये जो कान में डाले हैं उसको निकाल दें आप। आनंद जी, आप ये जो वायर डाले हैं ना, क्या बोलते हैं वो निकाल दें। अभी ठीक है जी, अपनी बात रखें। हाँ, एक साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से मेरा नजरिया है कि हमारे जो यहाँ SC ST और OBC के जो भाई हैं वो कहीं न कहीं विदेश नहीं जा पाते, है ना। कहीं न कहीं क्वालिटी और पहुंच या तो हमारी रिसोर्सेज नहीं होने के कारण से वहां नहीं जा पाते हैं। हम उनके लिए क्या ऐसा तैयारी करवाएं कि वहां जाने लायक बन सके, चाहे वीजा के मामले में हो, चाहे इंटेलेक्चुअल के मामले में हो, है ना, बुद्धि जो उपलब्धता के मामले में हो, जो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है विदेश जाने के लिए। क्योंकि आज के डेट में भारत में तो इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, और है भी तो कुछ विशेष लोग ही वहां जा पा रहे हैं। तो जब तक हम जो बिल्कुल पिछड़े जो अंतिम पायदान पे SC ST के जो लोग होते हैं, आदिवासी हो गया, SC हो गया, OBC हो गया, इनको हम कैसे बाहर भेजें। जो अच्छी खासी जो कंट्री है, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, वहाँ इंग्लैंड हो गया, ताकि हमारे जो रिसोर्सेस है और इनकम है वो अच्छा खासा हो सके और आगे आने वाले जनरेशन को हम मजबूत कर सकें। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि इसके संबंध में विशेष रिसोर्सेस तैयार किस तरह से किया जाता है और क्या हमें और तैयारी करवाने की जरूरत है भेजने के लिए, लड़के लोग के लिए या बच्चियों को। क्योंकि हम तो गवर्नमेंट में है ही हैं, लेकिन आने वाले भविष्य को मजबूत और अच्छा इकोनॉमिकल रूप से मजबूत देखना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये भी मैं देखा हूं कि हमारे जो लोग होते हैं इंटेलेक्चुअली रूप से या जानकारी सही रूप से नहीं मिल पाता है, जिस कारण से नहीं जा पाते हैं, है ना। उनके लिए हम उनको तैयारी भी यहाँ से अच्छे मजबूती के रूप में करवाएं, ताकि वहां जाके, क्योंकि वो जो इंटेलेक्चुअल हाई इंटेलेक्चुअल कंट्रीज हैं, जापान हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, वो कॉमन जो इंसान है वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा इतनी जल्दी। तो इस संबंध में जो भाटिया जी है अभी हैं, उनसे हम ये जो एक मैडम आने वाले हैं, उनसे हम चाहिए कि क्या हम उस पे सुधार कर सकते हैं वहां भेजने के लिए। यहाँ तो मिल ही रहा है,
लेकिन ज्यादा डॉलर के रूप में यदि कमाता है इंसान तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा जो उनके सराउंडिंग एरिया मजबूत होगा और हमारे इंडिया के लोग भी मजबूत होते जाएंगे आर्थिक रूप से। और एक नहीं 10 लोग गए तो जाहिर सी बात है 10 लोग को लेके जाएंगे, लेकिन हमारे वाले लोग बहुत ही कम जा पाए हैं और कुछ जाति विशेष लोग ही जा पाए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि वो रिसोर्सेस को बताएं किस तरह से हम भेजें और कैसे हम उसको अपडेट कराएं, कैसे तैयारी कराएं, है ना, इंटेलेक्चुअली रूप से। और वो हम सक्षम हैं इन लोग को तैयार कराने के लिए, क्योंकि हमारा जो है ना आईक्यू लेवल पे ही हम टेस्टिंग ले लेंगे उनका कि किस तरह से हाई आईक्यू है सारे सब्जेक्ट में। उनका जो माइंड का एनालिसिस करेंगे, है ना, और माइंड का असेसमेंट करने के बाद में वहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल तैयार कर देंगे हम। बस गुररेज साहब इतना ही बोलना चाहता हूँ, आगे और जी करेंगे। बहुत शुक्रिया, लेकिन और भी शुक्रिया केदार, डॉक्टर केदार आनंद साहब, आप बहुत अच्छे शब्दों में आपने इस बात को रखा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के और लड़कियां हैं वो काफी टैलेंट है और बहुत सारे प्रतिभा भी उनके अंदर में है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर उनके नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो विदेशों के देशों में वो जा नहीं पाते। और इस विषय पर हमारे साथ जसवीर भाटिया साहब आज आने वाले हैं। उनकी बेटी एक मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाती हैं और उनका अंग्रेजी भी चलता है, और इस पर मैंने 1-2 बार उनके इस वेबिनार पे जुड़ा भी था। लेकिन हम चाहते हैं कि उनके इस वेबिनार को हमारे छत्तीसगढ़ के जो बहुत सारे बेटे और बेटियां जो काफी टैलेंटेड बच्चे हैं वो उसमें जुड़े और उनको जॉब लगने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। और इस पर हम उनको बीच में इनवाइट करने की कोशिश करेंगे। आज उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, उनके पापा हमारे साथ आएंगे और इस विषय पर वो आपके जो सवाल है उसको विस्तार से वो जवाब भी देंगे। और राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए, चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जुड़े हैं। उससे पहले मैं हमारे कुछ छात्राएं हैं, बिहार से हमारी एक बेटी जुड़ी हुई है नीलू भारती। मैं नीलू भारती का प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। एक छात्रा है और शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर उनके मन में क्या है वो अपने विचार रखें। नीलू भारती स्क्रीन पर आ जाए। उसके बाद मैं विकास कुर्रे से चाहूंगा कि वो भी एक जॉब की तैयारी में पढ़ लिख करके तैयार है, तो इस विषय पर अपनी बात रखें। विकास कुर्रे जी, हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, सुन पा रहे हैं। तो हमारे इस विषय पर अपनी बात रखें। जी आप सभी को मेरा सतनाम। मैं विकास कुर्रे, छत्तीसगढ़ का निवासी, बलौदा बाजार से। सर आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बच्चों के पास जॉब नहीं है। हम खुद मास्टर्स कर करके बैठे हुए हैं, हमारे पास जॉब्स नहीं है। आज के डेट में आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट को देख लेंगे तो अगर गवर्नमेंट कोई वैकेंसीज निकाल भी रही तो वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो जॉब मिल सके। रिसेंटली हम अभी देख सकते हैं, जो पिछले संडे को ही प्यून का एग्जाम लिया CGPSC, उसमें हम देख सकते हैं कि 90 पोस्ट के लिए 2.5 लाख 3 लाख बच्चे उसमें अपीयर हो रहे हैं, और वो भी 8th पास नहीं, उसमें क्वालिफिकेशन 8 था, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें मास्टर्स किए हुए बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो PSC प्री मेंस दे चुके हैं, इवन वो तक भी अपीयर हो रहे हैं। तो हम ये सारी चीजों से देख सकते हैं कि कैसे हमारे देश में या हमारे राज्य में हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। स्कूल्स ही खाली खोल देने से या फिर कॉलेजेस बहुत सारे खोल देने से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं घट जाएगा। उसमें एक्चुअली इम्प्रूव करना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट का, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। जैसे एक सर ने बताया कि विदेश में सर एक्चुअली जॉब अपॉर्चुनिटीज इसलिए इतनी ज्यादा अच्छी है क्योंकि वहाँ एजुकेशन एक्चुअली खाली बुक से नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है वहाँ। हमारे देश में एक बुक से दिखा दिया जाता है, बुक बता दिया जाता है कि आप ये पढ़ लें, आप ये कर लें, पर क्या वो सफिशियंट है एक जॉब के लिए? तो वो पॉसिबल नहीं है सर हमारे देश में। तो एक एजुकेशन लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन से ये गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि कैसे बच्चों में स्किल्स डेवलप किया जाए। गवर्नमेंट सर्विस ही ना सही, वो प्राइवेट में भी जाके अपना स्किल दिखा सकें, जॉब ग्रैब कर सकें, इस चीज पे फोकस करना चाहिए। अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स है सर, जैसे अभी रिसेंटली एक TET का भी एग्जाम हुआ था, उसमें 7 से 8 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। मतलब इतने क्वालिफाइड हैं आज के डेट में भी, पर उनके पास जॉब नहीं है। 7 से 8 लाख अपीयर होना मतलब, इवन इसके पहले ही 1 साल पहले ही गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में ही 14,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। उसके बावजूद भी 7 से 8 लाख लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, मतलब हम इससे देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है।
अगर स्कूल्स में टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, अगर बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे स्किल्स कहाँ से डेवलप होंगी, और स्किल्स से अगर डेवलप नहीं होंगी तो वो अपना खुद का काम भी नहीं शुरू कर सकते। जरूरी नहीं है कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब पाए, ये मैं मानता हूँ, पर एक स्किल डेवलप होना चाहिए जिससे वो बच्चे अपना खुद का काम शुरू कर सके। जैसे मैं खुद हूँ, आज के डेट में मैं पूरी तरीके से अनएम्प्लॉय हूँ, मैं मास्टर्स करके बैठा हुआ हूँ, अभी सिविल सर्विसेज की मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पर अगर क्वालिटी एजुकेशन एक मिला रहता, शायद कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए रहते स्कूल में शुरू से, तो शायद मैं ये तैयारी के साथ साथ कुछ और भी करते रहता। तो ये मेरा विचार है सर। बहुत शुक्रिया विकास धन्यवाद। कुर्रे, आपने एक छात्र हैं और इस विषय पर आपने बात रखी है, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। आज हमारे साथ जी, जसबीर धन्यवाद। भाटिया साहब हमारे चीफ गेस्ट जुड़ चुके हैं, आज के इस प्रमुख विषय को लेकर वो प्रमुख वक्ता होंगे। उनसे पहले मैं जुड़ने से पहले कुछ और छात्राओं को मैं अपनी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। नीलू भारती बिटिया जुड़ी हुई है बिहार से। नीलू जी बेटे, आप स्क्रीन पे आ जाएं और अपनी बात रखें आज के विषय पर। नीलू भारती। सतनाम सर, आप सबको मेरा। जी, आप एक छात्रा हैं, किसमें पढ़ाई कर रही हैं, आप अपना परिचय दें और सर, आज के मैं इस विषय पर आप अपने विचार रखें। सर मैं अभी अभी 12th की हूँ जी और मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि आज आप लोगों ने बोला, तो एक मैम बोली कि मतलब मैम की बात मैं पूरे सुन के बता रही हूँ सर कि यहाँ ज्यादातर पेरेंट्स है ना बच्चे को बाहर भेजने से भी कतराते हैं पढ़ाई के लिए। जी हाँ, तो सर इस वजह से और आपका एजुकेशन। कुछ सवाल है तो जी। सर और मैं तो पहली बार जुड़ी हूँ तो सर कुछ बोल नहीं सकती। जी बहुत शुक्रिया बेटे, थोड़े से हिचकिचाहट महसूस हो रही है इस प्रोग्राम में बात कर रखने के लिए। जी मैं सर। हमारे साथ इस प्रोग्राम में पूर्व एंकरिंग करती थी अमृता मिलन, बहुत दिनों के बाद में वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आई हैं, उनका बहुत स्वागत करते हैं। अमृता जी हमें सुन पा रही हैं तो आप छत्तीसगढ़ के हैं और एक मीडिया कर्मी होने के नाते जो शिक्षा और अनएम्प्लॉयमेंट है इस पर आप अपनी विचार रखें। अमृता मिलन जी। मुझे लगता है उनका डिस्कनेक्शन हो गया लगता है। अमृता मिलन जी हमें सुन पा रही हैं? अमृता मिलन जी अपनी बात रखें। हाँ अपनी बात रखें। अमृता मिलन जी अपनी मोबाइल ठीक करें, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है, साउंड आ रही है। हमारे साथ सैनी जी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे चाहूंगा कि अगर वो स्क्रीन पे आ जाए और अपना परिचय दें। सैनी जी। मुझे लगता है इन लोगों का नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। हेलो हेलो मैडम स्क्रीन पे आ जाए और अपनी बात रखने की कोशिश करें, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कट के आ रही है। हेलो हाँ अपनी बात रखें। हेलो सर। जी सर, गुड इवनिंग सर, नमस्ते। मेरा नाम सर सजनी भारती है, मैं छत्तीसगढ़ ही करना। एक सेकंड। ओके सर। सर अभी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ अभी बात रखें, अपनी बात रखें। जी सर। सर मेरा नाम सजनी भारती है, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और सतनामी समाज की मैं प्रदेश की सह सचिव हूँ सर, जिसकी नियुक्ति अभी हाल फिलहाल में ही हुई है मेरी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आज का जो विषय है उस विषय पर अपनी बात रखें ना, शिक्षा पर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में आप क्या सोचती? सर एक्चुअली सर शिक्षा को लेकर के अभी तो मैं जागरूकता अभियान चला रहे हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम सर गांव गांव जा करके लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए उन लोग के लिए कर रहे हैं। और रायगढ़ में भी सर हम लोगों का ऐसा अभी एजुकेशन के ऊपर पे हमारे जो पब्लिक ट्रस्ट है, हम लोग पब्लिक से ट्रस्ट ले रहे हैं सर, और जो पब्लिक ट्रस्ट है
उसके अकॉर्डिंग सर हम लोग ना एक बच्चे लोगों को, जैसे कि होता है क्या है कि अभी के दौर पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोग पढ़ाई किए हैं, पीएचडी का तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को जॉब नहीं मिल रहा है और उन लोग कुछ करना चाहते हैं, अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो उन लोगों को सर हमारी संस्था के थ्रू से उन लोग को पैसा प्रोवाइड किया जाता है और उन लोगों का इंस्टीट्यूट ओपन करके हम लोग दे रहे हैं सर, जिसमें सर गरीब बच्चे लोगों को भी पीएचडी की तैयारी फ्री में हो सके, कोर्स है। तो हमारा जो वर्क है सर वो जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को एक अच्छी बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं सर। जी, हमारे साथ दुर्गेश कुर्रे जी जुड़ गए हैं। मैं दुर्गेश कुर्रे जी चाहूंगा कि वो भी आज के विषय पर अपनी बात रखें। दुर्गेश कुर्रे। दुर्गेश जी हमें सुन पा रहे हैं? अब मुझे लगता है उनका हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगा कि आज नए नए वो लोग जुड़े हैं बच्चे, थोड़ा सा अपडेट कर पाने में भी दिक्कत है। तो मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखो, मैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह, पहले भाटिया जी आए इनका स्वागत करें। भाटिया जी का इनसे बात ले लें थोड़ा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चों का उत्साह जो देखकर मैं थोड़ा बड़ा मतलब खुश हुआ हूँ कि बच्चों के अंदर उत्साह बहुत है काम करने का, लेकिन इनके पास में कोई जरिया नहीं है। तो बच्चों को एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम भारत के अंदर एक ऐसा प्लान लेकर आ रहे हैं जिसमें कम से कम भी 100-500 लोगों को या 5-5 हजार लोगों को है ना हर स्टेट में नौकरी मिलने वाली है। ऐसे तो ऐसा प्लान लेकर बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो जैसे बाहर की बात कर रहे थे, बाहर जाने की बात कर रहे थे दूसरे, तो बाहर की बात जो है ना भाटिया जी बताएंगे सही तरीके से कैसे आ सकते हैं, लेकिन सारे के सब बाहर ही आएंगे तो वहां पर कौन काम करेगा। तो इंडिया को हमने ऐसी कंट्री बनानी है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको देख करके लोग देखें भाई हाँ कुछ इंडिया ने कुछ किया है। तो हम इसको ऐसा बनाना चाहते हैं, गरीबी से, भुखमरी से और जात पात के गड्ढा से इसको हम ऐसे निकाल देंगे 1 साल के अंदर अंदर। ये दुनिया याद करेगी कि इस कंट्री को इसमें कुछ हुआ। तो नौजवान मतलब मायूस ना हो किसी प्रकार से भी। ये बहुत जल्दी हम 5-5 हजार नौजवानों को हर स्टेट में नौकरी देने वाले इस प्लान से, और हमारा प्लान बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। तो मतलब 3 साल का हमने इसमें टारगेट लिया। 3 साल में हम भारत को डेवलप कर देंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 कंट्री बनाएंगे इसको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। दुर्गेश कुमार जी हमें सुन पा रहे हैं? दुर्गेश जी, दुर्गेश कुमार हमें सुन पा रहे हैं आप? आप अपनी ये जो कान में रखे हैं उसको निकालें पहले, तो आप आवाज नहीं आ रही आपकी। जगदीश जी भाटिया जी जुड़े हैं, भाटिया साथ में जुड़े हैं, इनसे बात करें। नहीं, मैं भाटिया साहब से तो आज के हमारे प्रमुख वक्ता हैं भाटिया सर, उनको हम लेंगे ही, लेकिन मैं पहले जो भी स्टूडेंट हैं उनकी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। दुर्गेश जी हमें सुन पा रहे हैं आप? दुर्गेश जी का आवाज हमारे पास नहीं जुड़ पा रहा है। मैं अमृता मिलन जी से चाहूंगा कि अमृता मिलन जी, आप छत्तीसगढ़ में मोटिवेशनल प्रोग्राम आप चलाती हैं, और जो छात्र छात्राएं जो लाखों की संख्या में हमारे बेरोजगार हैं, उनके बारे में जो आज का हमारा जो विषय है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। अमृता मिलन जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुर्रे साहब। आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल आ रही है, बोलें। जी, आप सभी को सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। एजुकेशन सिस्टम पर हम लोग जितना भी बात करेंगे, मुझे लगता है कि अभी सम्राट अशोक के बाद सम्राट अशोक जी ने जो हमारे थिंकिंग स्किल को जो डेवलप करके इस इंडिया का जो नाम वैश्विक स्तर पर ऊंचा किया था, तो जब से मनुवादियों के हाथ में ये चीज आया, उन्होंने सबसे पहले हमारे थिंकिंग स्किल यानी कि हमारे शिक्षा पर ही उन्होंने प्रहार किया। और शिक्षा पर प्रहार करने का ही नतीजा है कि आज के समय में हमारे भारत में एजुकेशन के नाम पर जो बजट आता था, वो सबसे ज्यादा कटौती अगर किसी चीज में हुआ है तो एजुकेशन में हुआ है। शिक्षा पर जो बजट था उसकी कटौती सबसे ज्यादा हुई है, और इसीलिए ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि जो दाल भात केंद्र बनाए गए, हमारे जितने भी स्कूल हैं उनको दाल भात केंद्र में बदल दिया गया, ये भी उसी का हिस्सा है।
तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षित बनो, उनका सबसे पहला मूल मंत्र था शिक्षित बनो। उनके जो 3 उनके चिंतन थे, उसमें सबसे पहला चिंतन था शिक्षा, शिक्षित लोग, दूसरा चिंतन था शिक्षित कर्मचारी, और तीसरा चिंतन था राजनेता। हम बाबा साहब के किसी भी चिंतन पर, और खास करके ये शिक्षा और शिक्षित लोग, शिक्षित कर्मचारी, इस चिंतन पर हमारे जितने भी, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो कोई भी हो, मुझे लगता है कि हम लोग इस ओर जितना फोकस करना चाहिए, जितना हमें काम करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये वॉइस ऑफ मानवता ने ये बीड़ा उठाया है, और इसके माध्यम से आप जगदीश कुर्रे जी इस तरह की डिबेट लेकर के आए हैं, शिक्षा पर डिबेट लेके आए हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर, बहुत खुशी हो रही है। और वॉइस ऑफ मानवता के बैनर से ये प्रयास अगर होता है कि हम लोग ऐसा कुछ काम कर जाएं, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग बाबा साहब को एक सच्ची सलामी दे सकते हैं। बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरा कोई तैयारी नहीं था, और मैं ऐसे ही आप सबसे कुछ सीखने के लिए वापस इसमें आई हूँ। बारिश हो रही है और इस वजह से नेटवर्क बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इधर बार बार रिकनेक्टिंग हो रहा है, तो इसी वजह से मेरी आवाज आप लोगों तक शायद क्लियर नहीं पहुंच भी रही होगी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। जय भीम, जय सतनाम। बहुत शुक्रिया अमृता मिलन जी, बहुत दिनों के बाद में हमारे चैनल में आई हो, पहले वो एंकरिंग करती थी। शुक्रिया अमृता मिलन जी। मैं आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ R.K. खांडे जी जुड़े हुए हैं। मैं खांडेकर जी से चाहूंगा कि वो अपनी प्रतिक्रिया आज के इस प्रोग्राम में दें। R.K. खांडे जी स्क्रीन पे आए। खांडेकर जी हमें सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आ जाएं, और दुर्गेश कुमार जी से मेरा निवेदन है कि वो सुन पा रहे हैं तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों से हमारा नेटवर्क की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। जी कोई बात नहीं। दुर्गेश जी हमें सुन पा रहे हैं? आप अपने जो एयरफोन लगा रखे हैं उसको आप अगर निकालें तो मेरे को लगता है कि हमारी आवाज आप तक पहुंच सकती है। एयरफोन में भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसको निकाल दें, एयरफोन। दुर्गेश जी चलो, बहरहाल उनसे हमारी संपर्क हो, उससे पहले हम और लोगों से बात कर लेते हैं। मैं राजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, पंजाब राज्य से। वो भी एक उस राज्य के एक मोटिवेशनल प्रोग्राम के एक हिस्सा है, तो उनका हम स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा कि उनसे मैं उनको आज के इस विषय पर मैं उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए उनसे निवेदन करूंगा कि वो स्क्रीन पे और अपनी बात रखें। अभी तमाम जो हमारे छात्र छात्राओं ने अपनी बातें रखी हैं उनको आपने बहुत धैर्य से सुना है। राजेंद्र सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बच्चों की बातें सुनी हैं एजुकेशन के बारे में, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो एजुकेशन है उसका सबसे पहले देखिए कि आप किस लेवल तक की एजुकेशन करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। और हम जो है एजुकेशन की बात करते हैं कि एकेडमी खोल रहे हैं PhD करने के लिए। मैं ये चाहूंगा कि मेरा जो अपना मन है कि सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए जो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि जो आदमी बगीचा लगाता है जब, तो वो पहले नर्सरी लगाता है। नर्सरी मतलब छोटे छोटे पौधे, उनकी जड़ें मजबूत करने के लिए, आपकी पौध जो है ना, पौध आपकी अच्छी हो। तो जब आप नर्सरी का मतलब है जो बच्चों की जो प्राइमरी क्लासेस हैं, पहला फोकस हमारा वहां होना चाहिए ताकि बच्चों की जो इनिशियल एजुकेशन है उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएं ताकि वो जीवन के आगे जागे तक वो एजुकेशन के प्रति उनकी भावना बनी रहे। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे अभी अमृता मिलन जी ने कहा था कि एजुकेशन को खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है ना, कि प्राइमरी एजुकेशन खत्म, मिडिल लेवल एजुकेशन खत्म, क्योंकि आपने जो एग्जामिनेशन पहले होते थे एनुअल एग्जाम्स, वही खत्म कर दिया आपने। जब वही खत्म हो जाएंगे तो आपकी पढ़ाई कहीं रहेगी नहीं। तो मैं बहुत हरियाणा में मैं देख रहा हूँ अभी, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये एक लाइवलीहुड मिशन है जो हरियाणा सरकार इसको चलाती है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,
ये पूरे देश भर में चल रहा है और ये छत्तीसगढ़ में भी है, हर राज्य में है। और इनके जो हरियाणा के मैं जगह जगह गया हूं तो मैंने वहां देखा कि जब कोविड के टाइम में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो जो गरीब परिवारों के बच्चे थे वो ऑनलाइन कहाँ से करेंगे? तो उनको उनके जो आसपास की अम्बेडकर सभाओं में मैंने जाकर देखा, वो जो उनके सीनियर लेवल के बच्चे थे, कॉलेज गोइंग बच्चे थे, वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वो आपको फोकस जो है ना छोटे बच्चों पे देना बहुत जरूरी है। और जहां तक आप जॉब्स की बात कर रहे हैं, आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, जॉब जो है ना वो बहुत जरूरी है। आपका पैसा कमाना सबसे जरूरी काम है। तो उसके लिए ये आवश्यकता नहीं है कि आपको पीएचडी होना जरूरी है। उसके लिए अगर आप 10वीं पास 8वीं पास करके भी आप स्किल डेवलपमेंट करें, जैसा कि एक और हमारे साथी ने स्किल के बारे में कहा था, आई थिंक मिस्टर कुरे ने कहा था ये बात कि स्किल के ऊपर जोर देना चाहिए। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि अब जैसे ये मैं लाइवलीहुड मिशन की बात कर रहा हूँ, ये हर राज्य में, हर जिले में आरसेटी बनी है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जो कि स्किल के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। तो कितने लोग हैं जो कि स्किल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप ये देखिए। और ये भी जो है बात, जो हम जिस मिशन के साथ मैं जुड़ा हूं पिछले 4 महीने से, उस मिशन में वो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। और वो स्वयं सहायता समूह जब बनते हैं तो उनको गवर्नमेंट जो है ग्रांट देती है। इनिशियल ग्रांट 20,000 की होती है, 6 महीने के बाद उनको 50,000 की ग्रांट और मिलती है, फिर उनको 6 महीने के बाद उनको 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है ताकि वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सके। तो ऐसे आप देखिए कि क्या हमारे लोगों में इतनी जागरूकता है कि वो इस प्रकार के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अटेंड कर रहे हो, या ऐसे स्वयं सहायता समूहों से जुड़े हुए हो। ये महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली ये प्रोग्राम चल रहा है। तो कितने लोग जुड़े हैं? अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जगदीश सिंह जी के पास है, और अगर आप कहेंगे तो मैं इस ग्रुप में भी डाल देता हूँ। कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से निसंकोच बात कर सकते हैं और निसंकोच मुझे आप मैसेज डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र सिंह साहब, हमारे साथ आप जुड़े और बहुत अच्छी बातें आपने कही है। दुर्गेश कुमार जी, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर जी। नमस्कार सतनाम। जी, तो आज के इस विषय पर अभी तमाम हमारे मेहमानों ने, गेस्टों ने अपनी बातें रखी है, उस पर अपनी विचार रखें आज के इस विषय पर। मैं तो पहली बार जुड़ रहा हूँ सर। सबको नमस्कार मेरा। आप लोग सब मेरे से उम्र में सब बड़े सर, आपको सबको नमस्कार। मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं जुड़ा हूँ, अच्छी बात है। आप लोगों को कुछ करना है और अपने बात रख रहे हैं। और ज्यादा मैं समझ नहीं पाया हूँ क्योंकि फोन आया था बीच बीच में ऑफिस से। जो भी है अच्छा है, जितना मैं आप लोग के लिए साथ मिल के सहयोग कर पाऊँ और तो बहुत अच्छी बात है। और हमको सबको मिल के आगे काम करना है, जो भी चीज के लिए, किसी की हेल्प के लिए, पढ़ाई लिखाई हो या कुछ और आगे किसी चीज के लिए, तो मैं सदा आप लोग के साथ सहयोग के जुड़ा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया दुर्गेश कुमार जी अपनी बात रखने के लिए। मैं आज की इस परिचर्चा पर जसबीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि तमाम हमारे जो आज के जो शामिल हुए वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी है, सारांश में मैं जसबीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि भाटिया सर, तभी जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के उसमें कुछ छात्र भी हैं, बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, उन लोगों ने अपनी बातें रखी है आज के इस विषय पर। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आज के इस विषय पर विस्तार से बात रखें ताकि हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारे छात्र छात्राओं को आपके विचार लाभान्वित हो। जसबीर भाटिया साहब। सत श्री अकाल, नमस्कार, सतनाम। कुछ विचार सुने हैं मैंने, और जैसे अभी सिंह साहब ने कहा कि ऐसे कुछ प्रोग्राम है जो सब लोगों को मालूम नहीं है, उनको काफी उसमें मदद मिल सकती है। चलो, वो तो एक तरीका हुआ, आप उनसे संपर्क करें। उसके बाद जो अमृता बहन ने कहा, उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। सोचने की शक्ति के बारे में उन्होंने कहा। दरअसल शिक्षा है क्या? क्या होती है शिक्षा? शिक्षा है, ठीक है, एक तो अक्षर ज्ञान है, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, गणित का ज्ञान हो सकता है, लेकिन शिक्षा
वास्तव में एक सोचने की शक्ति है। जितना आप कुछ पढ़ेंगे तो उससे आपको दूसरों के विचारों से कुछ पता चलता है। लेकिन आप देखें कि दुनिया में कितने अनपढ़ लोग जो हैं वो कहां कहां तक पहुंच गए। महाराजा रणजीत सिंह अनपढ़ थे लेकिन महाराजा बन गए। क्यों? आत्मनिर्भरता के ऊपर मैंने पहले आपसे कई बार कहा है, ये बात जो शिक्षा के बारे में आज बात कर रहे हैं इसके बारे में कई बार बात हुई है। लेकिन हमें या तो सरकार आपके जो संस्थाएं हैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करें, अच्छा बजट बनाएं, क्योंकि शिक्षा सबसे जरूरी है देश की उन्नति के लिए। लेकिन छोटे से वर्ग को शिक्षित बना के जिनके पास पैसा है वो आगे बढ़ते रहे और बाकी के लोग पीछे रह जाएं, ये तो कोई तरक्की का साधन नहीं है। लेकिन आपकी सरकार है, आप उनको चुनते हैं, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वहां से अगर पूरी मदद नहीं मिलती है तो फिर आपको अपने आप पे डिपेंड करना होगा। आत्मनिर्भरता जो है वो सबसे जरूरी चीज है और सबसे पहले शिक्षा जो शुरू होती है माँ बाप से शुरू होती है। अब आप सोचें, आप में कितने माता पिता होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, कितने माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना समय देते हैं। जो उन्होंने जीवन में सीखा है क्या वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? मेरे ख्याल नहीं। माँ बाप छोड़ता, हाँ बच्चों स्कूल जाओ, ये करो वो करो। खुद आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। कहते हैं माँ सबसे पहली शिक्षक होती है। सबसे पहली जो शिक्षा जो देने वाली है वो माता है। पिता जो है उसका कोई कैसा भी रोजगार हो वो अपने बच्चे को सिखाए। दूसरा ये है कि समाज मैं अमेरिका में रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारे जो स्कूली बच्चे हैं वो कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं। अब हैरान होंगे कि जैसे हमारे घरों में सामने घास लगा होता है ताकि वह मिट्टी घट्टा ना हो, तो वहां घास लगाने की एक प्रथा है। तो मैंने देखा है कई बच्चे लोगों के घास काट देते हैं और उनको पैसे मिलते हैं और पैसों से वो अपनी फीसें, स्कूल की फीसें भर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग घास काटें, मेरे कहने का एक तरीका है। छोटे छोटे व्यवसाय जो हैं, समाज की जो जरूरतें हैं, आपको देखना होता है कि हमारे समाज में जहाँ रहते हैं वहां लोगों की क्या जरूरतें हैं। उनको जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे व्यवसाय शुरू हो जाते हैं। दूसरा शिक्षा एक बड़ा व्यवसाय है और जो पढ़े लिखे हैं जिनको जॉब नहीं है, क्या वो कोशिश करते हैं कि अपने समाज में जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है उनको शिक्षित करें। तो इस तरह से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता के हिसाब से आप अपने व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उसमें सोच चाहिए, सोचना, हाँ मुझे क्या कर सकता हूँ, मैं क्या सोच सकता हूँ। जब ये हम यही सोचेंगे हम दूसरा को हमें काम देगा, दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो फिर हमारी यही हालत होगी। अब मैं आपकी सरकारों के नीतियों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो हमेशा, आप जानते हैं कि आत्मनिर्भरता के ऊपर हमेशा जोर देता हूँ, चाहे वो शिक्षा का फील्ड हो, व्यवसाय का फील्ड हो, या अपने घर में अपने 4 बच्चों के साथ नेबरहुड में, अपने समाज में आप रह के एक दूसरे की हेल्प करें। जैसे अभी कहा किसी ने कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। हमारे यहाँ जो मॉन्टेसरी स्कूल होते हैं छोटे बच्चों के, किंडरगार्टन से पहले, तो वहां पर जो 1-2 साल बच्चे पहले आते हैं वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, ताकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और सरकार क्या उनके पास इतना पैसा है, क्या वो इस सब कामों के ऊपर पैसा खर्च कर सकती है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जनता की जो जनगणना है, जो पॉपुलेशन है, जो उनको सेटिस्फाई करना किसी गवर्नमेंट के पास बहुत मुश्किल है। या तो आपके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगे जहां काम मिले, वो भी शायद नहीं है, उसके बारे में आप ज्यादा जानते हैं, मैं बाहर से बैठ के नहीं बात कर सकता।
लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, आप सबसे निवेदन करूंगा, आप ये सोचें कि मैं क्या कर सकता हूं समाज में शिक्षा लाने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। चाहे मेरे पास जॉब नहीं है, मान लीजिए किसी के पास पढ़े लिखे हैं, आप जॉब नहीं, आपके नेबरहुड में 10-15 बच्चों को दे के बैठे, उनको पढ़ाएं, जो भी थोड़ी बहुत फीस दे सकते हैं वो आप उनसे लें। कोई गरीब है कम दे सकता है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा दे सकता है। इस तरह से आप अपने छोटे छोटे एकेडमी बना सकते हैं ताकि उनको बेसिक शिक्षा जो है मिल सके। दूसरी बात यह है कि आप सब लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट के ऊपर इतना ज्ञान है कि आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। दुनिया की कोई चीज आप सीखना चाहते हैं, आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। अब हम घर में कहते हैं कई चीजें हमको पता नहीं लगता, ये चीज टूट गई कैसे ठीक करनी है, अच्छा इंटरनेट से पूछो, गूगल से पूछो, यूट्यूब पे जाओ। खान एकेडमी इंटरनेट के ऊपर है, उस एकेडमी के ऊपर आप कुछ भी सीख सकते हैं, दुनिया के हर सब्जेक्ट आप सीख सकते हैं। तो इंटरनेट का फायदा उठाइए, अपने मोबाइल, अपने पास आईपैड, जो भी कुछ हो उसका फायदा उठाइए, उससे सीखिए। वो सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है, इतने इतने महंगे मोबाइल आजकल बने हैं। तो इंटरनेट के ऊपर एक इतना बड़ा विशाल खजाना है शिक्षा का कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप कोशिश करें, हम आपको गाइड भी कर सकते हैं। अगर कोई अब आप कोई छोटा सा सेंटर बनाए जो इंटरनेट से पढ़ने की जो प्लान हो, तो आप उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट का जो जैसे सिलेबस होता है बनाए, और उसके ऊपर फिर कैसे पढ़ना है इंटरनेट से वो हम कोशिश करके आपको बता सकते हैं। तो आप स्कूलों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर इतना चाहे निर्भर ना करें, अपने आप पे निर्भर हो। तो यही एक तरीका है आप अपने आप को शिक्षित करने का। और फिर जो भी व्यवसाय है वो भी आपको खुद सोचना होगा, अपने सोचने की शक्ति। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अमृता बहन को, जो उन्होंने कहा कि हमें अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। उसके लिए कि बहुत बड़े पीएचडी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपने आप को सोचना होता है। थोड़ी सी शिक्षा चाहिए, कुछ अक्षर ज्ञान, उसके बाद आप अपने आप पे निर्भर कर सकते हैं। यही बातें कहूंगा। फिर धन्यवाद, फिर बात करेंगे। और जी, मैं डॉक्टर केदार आनंद साहब से चाहूंगा कि वो जसबीर भाटिया साहब से के जुड़ने से पहले कुछ बात रख रहे थे, तो मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा कि कोई सवाल अगर है या कोई पूछना चाहते हैं तो जसबीर भाटिया साहब अपनी बात रख सकते हैं। डॉक्टर केदार आनंद जी। डॉक्टर साहब हमें सुन पा रहे हैं? केदार आनंद जी, लगता है हमारे से उनका संपर्क नहीं है। मैं धनेश्वरी कुर्रे मैम के पास जाऊंगा कि आप एक शिक्षिका हैं और आज के इस विषय पर बहुत सारी बातें हो चुकी है, तो अभी भाटिया साहब ने जो भी बातें या जो भी मार्गदर्शन किया है उनके तार्किक बातों से आप कितना सहमत हैं, इस पर दोबारा आप अपने विचार रखें। धनेश्वरी कुर्रे जी, अपनी आवाज को म्यूट करें, आवाज। थैंक यू। सत श्री अकाल भाटिया सर जी। वैसे इस विषय पे जी इसके विषय पे बहुत पहले भी हमने छोटी मोटी चर्चा की थी, और वैसे भी भाटिया सर जी का जो विचार रहता है, उनका जो तर्क रहता है और उनके जो सुझाव रहते हैं, हमेशा एक नई दिशा देती है हमारे स्टूडेंट लोगों को, हमारे एजुकेशन को, और अन्य विषय में जो भी उनके विचार रहते हैं। जैसे भी सर जी ने बताया कि नेटवर्क से बहुत सारी चीज हम एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, वो बात बहुत सही है। और आजकल आज द वर्ल्ड टोटल नेटवर्किंग हो गया है और हर चीज ऑनलाइन हो रहे हैं, एजुकेशन भी ऑनलाइन हुआ है। और जैसे कि इसके पहले भी सर जी ने बताया कि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है कि वो नेटवर्किंग से जुड़े ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सके, क्योंकि बहुत से, मैं भारत के संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ से बहुत से ऐसे गांव हैं, ऐसी फैमिलीज हैं जो पुअर कैटेगरी में जीते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल अलग है, उनके पास ये सब संसाधन उपलब्ध नहीं है। और ठीक है कि हम इसको अवेलेबल करा भी दें, उसके बाद एजुकेशन भी हो जाएगा, स्किल भी हो जाएगा, लेकिन हमारे भारत देश इतना बड़ा देश है, यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है। हमारे पास तो समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन क्या हम उनका सही समाधान ढूंढ पाते हैं? क्योंकि हमारे पास समस्याएं तो प्रतिदिन आएंगी, जनसंख्या बढ़ रही है
और हमारे पास संसाधन भी हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के पास सीमित हो जाता है। क्यों होता है? इसके पहले एक और चर्चा है कि विदेश में हमारे बच्चे क्यों नहीं जाते, और इसमें एक स्टूडेंट ने अपना विचार भी दिया कि बहुत से पेरेंट्स लोग हैं अपने बच्चों को बाहर भेजना पसंद नहीं करती। ये सही बात है कि बहुत से फैमिली उतने ओपिनियन नहीं रखते, उतने ओपन माइंड नहीं रखते कि अपने बच्चों को विदेश भेजें, यहाँ तक कि अदर स्टेट भेजें। कुछ फैमिलीज हैं जो सपोर्ट करते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता तो पीछे हट जाते हैं। प्रतिभाओं की कमी नहीं है सर हमारे देश में, हर बच्चे में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। मैं एजुकेशन से जुड़ी हूँ, तो मैं पिछले 22 साल से इस क्षेत्र से जुड़ी हूँ। मैं देख रही हूँ अपना व्यक्तिगत अनुभव कि यहाँ जो शिक्षा है वो केवल पुस्तकीय है, किताब से है, और हर साल दर साल नए नए नियम बनते हैं एजुकेशन को लेकर के हैं। इस बात को मैं पहले भी रख चुकी हूँ इस मंच में। तो हम प्रयोग न करके एक ठोस कदम क्यों ना उठाएं, क्योंकि समस्या है तो हमारे पास समाधान भी है। समस्या के साथ साथ हम समाधान पे, सॉल्यूशन पे फोकस करें, ज्यादा बेटर ये रहेगा। और हम किसी सिस्टम को, किसी गवर्नमेंट को या किसी व्यक्ति विशेष को दोष न देते हुए, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे जो बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में हैं और लोअर एजुकेशन में हैं और जो आगे चल के आएंगे अपना स्किल पूरा करके, तो उनको उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी क्वालिटी के हिसाब से हम क्या उनको रोजगार दे रहे हैं। और ये बात तो सही है कि कुछ स्टूडेंट अपना विचार रखे हैं कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, और सही बात है, आज के डेट में हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेंगे। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है भारत, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। दूसरी बात है फूड प्रोसेसिंग है, और हमारे यहाँ 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो कभी बंद नहीं होंगे, एजुकेशन और हेल्थ और फूड प्रोसेसिंग। तो इन तीनों पर फोकस करना चाहिए। और हमारे जो बच्चे पढ़ लिख के अभी जो खाली बैठे हैं, उनमें एक अलग सोच है कि हम इतने हायर एजुकेशन में हैं, इतने सारे स्किल प्राप्त कर लिए हैं, तो हम छोटे वाले काम क्यों करेंगे। ये थिंकिंग उनके दिमाग में है, तो उस थिंकिंग से उनको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि हर शुरुआत छोटी चीजों से होती है। कोई बड़ा बड़ा जो उद्योगपति पैदाइशी उद्योगपति नहीं बनता, बड़ा और छोटा नहीं होता। बात छोटी जगह से करनी चाहिए, छोटे स्तर पर करना चाहिए। और हमारे पास जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म उनको हम छोटे छोटे उद्योग के लिए बताएं, और उस उद्योग की जो पैटर्न है उसको हम अपने एजुकेशन में शामिल करें। और इस एजुकेशन से मिडिल, फिर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, और उसके बढ़ते जाएं। क्योंकि हमारे पास कोई एक सर, क्योंकि हम फील्ड से जुड़े हैं, हर साल एक नियम नया के तरीके हैं, बदलते रहती है। तो उसमें क्या है, हम टीचर हैं, हमको जैसे गवर्नमेंट रूल बना के देती है हम उसको फॉलो करते हैं। हम अपना व्यक्तिगत नहीं थोप सकते, लेकिन एक समस्या अगर आ रही सामने तो हम एक टीचर होने के नाते अपने दिमाग से, अपने जिम्मेदारी से एक नया प्लेटफॉर्म बच्चों को दे सकते हैं। और मैं तो चाहूंगी सर कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको एक लघु उद्योग से जोड़ा जाए, और उनको एक नया प्लेटफॉर्म दे करके उनको स्वावलंबन के लिए प्रेरित किया जाए। मेरा यही विचार है सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया धनेश्वरी जी। अमृता मिलन जी कुछ कहना चाहते हैं तो आज के इस विषय पर संक्षिप्त में अपनी बात रखें, हमारा समय नजदीक आ चुका है। अमृता मिलन जी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, आप बोलें। हेलो, आपकी आवाज सही है, आप बोलें। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, दोबारा मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कहना चाहूंगी, देखिए सिस्टम को दोष नहीं देना है, ये ठीक है अपनी जगह में, लेकिन जहां सिस्टम ने हमारे शिक्षा पर चोट किया है उनका ये सबसे पहला प्रायोरिटी है ये कि हमारे लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन लोगों के सोचने समझने की क्षमता को ही खत्म करना है, इसलिए शिक्षा पर ये चोट है। तो सिस्टम तो दोषी है ही शुरू से लेकर के अभी तक। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने लोगों में वापस वो सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करें।
हम उस थिंकिंग स्किल को फिर से लोगों में उनका जो थिंकिंग स्किल है उसको डेवलप करने का हम कोई अभियान चलाएं और इस ओर हम जागृत करें। देखिए, शिक्षा अपने आप में उसका कोई उपलब्धिता नहीं है। किसी के पास शिक्षा है, ज्ञान है, लेकिन जब तक हम उसको अमल में नहीं लाएंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर हम और आप सब ये समझते हैं शिक्षा का कोई महत्व है, तो शिक्षा का मतलब केवल रोजी और रोजगार देना नहीं है। शिक्षा अपने आप में एक धन है, एक संपत्ति है, और शिक्षा को, जिसके पास शिक्षा है उसका जो व्यक्तित्व है शिक्षा से ही बनता है। जितना वो शिक्षित होगा उसका व्यक्तित्व निखरता है, और किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो बताता है कि कोई व्यक्ति कितना शिक्षित है। तो शिक्षा के ऊपर ही सारा चीज डिपेंड है। तो हम और आप इस ओर जरूर अमल में लाएं, और मेरा यही कहना है कि समझाने वाले को पहले समझना होगा। जो समझाना चाहता है उनको पहले समझना होगा इस सिस्टम को, इस शिक्षा पर चोट को, मैं इसको किस तरह से हम चलाएं, इसके वो समझाने वाले को समझ जरूर करना चाहिए। मैं इतना ही बोलूंगी। और नेटवर्क डिस्टर्ब रहता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा बात रखने में भी परेशानी होती है। मूल बातें हमारे तक आ चुकी है, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए। आज की इस परिचर्चा को हम समाप्त करें उससे पहले मैं राजेंद्र सिंह साहब से चाहूंगा कि वो आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ की बेटियों ने, बेटों ने और बुद्धिजीवियों ने अपनी बात रखी है, मैं संक्षिप्त में लास्ट कमेंट के रूप में राजेंद्र सिंह साहब को फिर से आमंत्रित करता हूं कि वो आज के इस परिचर्चा पर सारांश में अपनी बात कहें, संक्षिप्त में कहें। राजेंद्र सिंह साहब, हमें सुन पा रहे थे, स्क्रीन पे आ जाएं। धन्यवाद जगदीश जी। मैं दोबारा से बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा। जसबीर सिंह जी ने भी यही कहा, अमृता जी ने भी यही कहा कि शिक्षा का जो मतलब है वो सिर्फ जो हमारा ये नहीं कि उच्च शिक्षा, अब ये और कोई काम नहीं मिला चलो शिक्षा में ही आप शुरू कर दीजिए, नहीं। आप सिर्फ शिक्षा को उतनी शिक्षा लीजिए जिससे कि आप पैसे कमा सकें। आप एक अच्छा रोजगार, मतलब अच्छा का मतलब ये नहीं कि आपने को बहुत हाई नेटवर्क का रोजगार करना है। कोई आपको आजीविका के लिए आपको उतनी शिक्षा चाहिए जिससे कि आपका भरण पोषण जो है वो हो सके। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि उस एम तक आप पहुंचे कि आपका जो एक रोजगार आपको मिल जाए। वही शिक्षा जो है वो आपके लिए उतनी ही जरूरत है। और बाकी जैसा कि ये कहें कि ठीक है, जो सरकार कर रही है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को फोकस कर सकते हैं। इसी के साथ आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पे शामिल करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया राजेंद्र सिंह साहब, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ से आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपने कीमती समय दे करके हमारे आज के इस प्रोग्राम को देख रहे, सुन रहे हमारे छात्र छात्राओं को मोटिवेट करने के लिए। मैं और भी कोई जवाब सवाल अगर हमारे भाटिया सर से करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। केदार आनंद जी ने शुरू में कहा था कि मैं भाटिया साहब से कुछ बात करना चाहता हूं, तो केदार आनंद जी हमें सुन पा रहे हैं तो वो आ जाएं, और भाटिया साहब हमारे साथ लाइनअप में हैं तो उनसे कुछ सवाल कर सकते हैं। केदार आनंद जी। भाटिया साहब नमस्कार, जय सतनाम। जय सतनाम जी। साहब मेरा एक यहाँ खास करके आपसे रिक्वेस्ट था। मैं सतनामी समाज से बिलोंग करता हूँ और यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं देखा हूँ कि जो 50% जो आबादी है आदिवासी और सतनामियों का, एससी लोगों का, जिसमें काफी व्यवसाय में यहाँ पिछड़ा हुआ है और जो क्वालिटी का एजुकेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जो गांव में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ये समाज के अधिकतर जो एससी एसटी के, तो उसको कैसे हम अच्छे से स्किलफुल और उसको कैसे हम बाहर से किस तरह से हायर एजुकेशन लिया जाता है और किस तरह से वहां पर हाई एजुकेशन अमेरिका में या जापान में रहते हैं, क्योंकि वहां का क्वालिटी शिक्षा का वो काफी बेहतर है ना, स्किल्ड फुल है समझ जो। तो यही जानना चाह रहा हूँ कि कैसे हम वहां से एक्सपोजर हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम दें
और ज्यादा से ज्यादा वहाँ का फायदा भी लें, क्योंकि आप यूएसए से बोल रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जो SC ST के जो भाई है, खासकर सतनामी है और आदिवासी भाई, उनको हम स्किलफुल बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक IQ साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ, और उस दृष्टि से देखता हूँ। और काफी मैं देखा हूँ कि यहाँ जब हम IQ लेवल चेक करते हैं, तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे लोग, उनसे हमारे जो बच्चे लोग हैं उनका IQ लेवल बहुत पुअर आता है ना। क्योंकि तो फिर हमें लगता है कि भाई जब पुअर है तो स्किल्डफुल नहीं है, और उसको किस तरह से वहाँ जो अमेरिका या जापान से देख के, डेमो देख के कि किस तरह से क्वालिटी का जो एजुकेशन दिया जाता है, उसको देखना चाहते हैं। और एक टीम को वहाँ भेजना चाहते हैं आपके माध्यम से, डेमो एक रिसर्च के माध्यम से, और उस हिसाब से अपने आके अपने इंडिया में भी उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर SC ST जो बच्चे होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनको इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता। आज के डेट में देखेंगे तो व्यवसाय में 1% भी नहीं है यहाँ। तो बहुत ही सोचने की बात है कि हमारे इस छत्तीसगढ़ में इस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए आदिवासियों के मैं जानना चाह रहा हूँ, और जरूर एक टीम बना के वहां लोग की टीम, वहां पर हमारे जो बच्चे लोग हैं, कैसे वहां स्किलफुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, या स्कूल में, कॉलेजेस में बेसिक लेवल पे कैसे पढ़ाई होती है, उसको हम देखना चाहते हैं। और इसी तरह से यहाँ तैयार करना चाहते हैं। यहाँ तो ऐसा कोई स्किलफुल नहीं दिख रहा है। यहाँ सिर्फ एजुकेशन रहता है, ट्रेनिंग बेस नहीं रहता, रिसर्च बेस नहीं रहता। यही जानना चाह रहा हूँ भाटिया साहब आपसे। जी बहुत शुक्रिया केदार आनंद साहब, आपकी बातें पूरी हो गई है। कहीं से बच्चों की आवाज आ रही है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपनी आवाज को घर में जो भी है, जो लाइनअप है, वो अपनी आवाज को म्यूट करें और आए। मैं भाटिया साहब से आपकी से जो सवाल है डॉक्टर केदार आनंद साहब का, उस पर मैं भाटिया साहब से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी बात रखें। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद केदार जी और आनंद साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं और उनकी बड़ी सख्त जरूरत है। देखिए, शिक्षा, मैंने जैसे कहा, शिक्षा क्या है? शिक्षा सिर्फ पढ़ने लिखने की कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है कि आपने लिख लिया या पढ़ लिया, लेकिन आपको सोचने की शक्ति है, खोजने की शक्ति है। जैसे मैं बार बार, जो मिलन बहन ने कहा अभी, क्या ना, जो अमृता जी ने, कि यहाँ की शिक्षा में क्या फर्क है कि बच्चों को सोचने पे मजबूर करते हैं। ये नहीं कि आप ये पढ़ लो, इसका रट्टा लगा लो, इसको याद कर लो, एग्जाम पास हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इनका जवाब आप बता के आप सब पास हो जाएंगे। सिर्फ पास होने की बात नहीं है, जो सोचने की क्षमता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जब बचपन से लेके, जैसे आप जानते होंगे, आप पढ़े लिखे हैं, हम स्कूल में जब थे, हिंदुस्तान से पढ़े हैं हम भी। अच्छा, आप अपने किसी के ऊपर अध्याय, हम कहते थे एस्से लिखें, इंग्लिश में कहते हैं एस्से, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम, भूल गया मैं। जैसे पोस्टमैन के ऊपर एस्से लिखें, इस चीज के ऊपर एस्से लिखें, तो बच्चे सोच के अपने दिमाग से लिखते हैं। यहाँ पर जो टर्म पेपर होते हैं, हर छोटी क्लास में बच्चों के ऊपर एक सवाल दिया जाता है, अच्छा इसके ऊपर आप कुछ अपना खोज करके, पढ़ के, कहीं से बुक से या इंटरनेट से पढ़ के, इसके ऊपर खोज करके आप इसके ऊपर लिखें, तो बच्चों की सोचने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन रट्टा लगा के जो पढ़ाने की आदत है ना हिंदुस्तान में, हम भी रट्टा लगाते थे, लेकिन वो बड़ा ही पुराना सिस्टम है और उसमें इंसान की सोचने की शक्ति नहीं बढ़ती। तो आपने जैसे कहा, हमारी इस प्रणाली में एक ऐसी खास बात नहीं है, सिर्फ बच्चों को चैलेंज किया जाता है कि वो सोचें, खुद खोज करें, और जो भी आपको सब्जेक्ट दिया जाता है उसके ऊपर लिखें। तो टर्म पेपर जो है बहुत एक जरूरी चीज है। हर 3 महीने बाद एक टर्म पेपर होता है, हर छोटी क्लास में टर्म पेपर होता है। और जैसे छोटे बच्चों को है आर्ट सिखाते हैं, अच्छा ये कागज है, इसको काट वाट के कोई बनाओ, मतलब बनाने से कुछ नहीं है, मतलब सोचने से है। बच्चा है, कागज काट के कोई हवाई जहाज बना देगा, कोई
कोई पक्षी के शेप बना देगा या अपने पेंसिल से कोई चीज बना देगा, तो उसमें क्या है कि उसमें सोचने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। और सोच ही समाज में इतने जो वैज्ञानिक हुए हैं वो क्या होते हैं, जो विज्ञान जो नए नए याद करते हैं वो पढ़ाई में थोड़ा होते हैं, वो उनकी अपनी सोच है, दूरदृष्टि है, सोचने की शक्ति है। हाँ ये बात क्यों है, जैसे अब हम पढ़ते हैं ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी आप पढ़ते हैं, मेरा ख्याल समझते होंगे आप सभी लोग। ग्रेविटी कैसे हुई, न्यूटन को कैसे मालूम पड़ा? उसने देखा है कि पेड़ से एक फल गिरा है, एक एप्पल गिरा है, ये गिरा क्यों, ऊपर क्यों नहीं गया? समझे ना, ये सोचने की शक्ति है। तो उसने इस बात को और बढ़ाया और सोचा, उसने कहा एक शक्ति है जो पेड़, जो जमीन जो है हमें हर चीज को खींचती है। तो ये एक सोचने की शक्ति है कि स्कूल में तो नहीं पढ़ा ना उन्होंने, तो ये जो खोज करने की आदत है ना, जो ये पढ़ाई में एनकरेज की जाती है, बच्चों को चैलेंज करना होता है। तो इसके लिए आपको टीम लाने की जरूरत नहीं है, कर आए तो जी सर बड़ी खुशी से आए, जो हम कर सकेंगे आपको सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं यही कहता हूँ हर लेवल पे, हर स्टेज की, शिक्षा के हर स्टेज के ऊपर बच्चों को चैलेंज किया जाए ताकि वो सोचें और अपने आप सोच के खोज करके कुछ नई चीज बताएं, और इस तरह से उनको जो है सिर्फ अपने व्यवसाय में भी फायदा होगा और पढ़ने भी फायदा होगा और उनकी और शक्ति बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा, आप सिंह साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, कि हमें अपनी आजीविका के लिए कुछ सोचना है, करना है। तो उसके लिए कैसे होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, पहले कई बार कह चुका हूं, अपने ही समाज में देखें कि भाई लोगों की क्या जरूरतें हैं, लोगों को क्या कमी है लोगों के जीवन में, क्या मैं ऐसा कोई काम कर सकता हूँ, क्या उनको ये काम ठीक हो सके। जैसे कोई चीज है रिपेयर करनी है, टूट जाती है, वो कहाँ है, लोग फेंक देते हैं या नई लानी पड़ती है या कहीं दूर जाके बहुत पैसे खर्च करके उसको ठीक कराना पड़ता है। क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं वो सेवा प्रदान कर सकता हूँ? एक बात कर रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो ये सोचने की शक्ति जो है, इससे इंसान बहुत कुछ कर सकता है। और बाकी जैसे अभी कहा मैंने कि ऊंची नीची कोई जब बात नहीं होती। आपके हिंदुस्तान से हम लोग भी आए थे, डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर आते हैं, जॉब नहीं मिलती, यहाँ आके फिर दोबारा पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं देखता हूँ वो रेस्टोरेंट में टेबल साफ करते होते, तो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, लेकिन सरवाइव करने के लिए वो बहरे बन के, बहरे में तो क्या होता है, बेरर्स, रेस्टोरेंट में वेटर्स बन के, टेबल साफ करके, झाड़ू लगा के वो काम करते हैं और इस तरह से अपना वो जो गुजारा करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे काम करें, लेकिन मेरे कहने का भाव ये है कि आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। खुद सोचे मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ। जो पढ़े लिखे हैं अपने दूसरे समाज में बच्चों को पढ़ाएं, छोटी छोटी एकेडमी खोलें, इंटरनेट से फायदा उठाएं, और यही एक तरीका है। जो सिस्टम आप कह रहे हैं उसको बीट करने का, जैसे अमृता जी ने कहा कि जो शिक्षा का ये प्रणाली है वो आपके ऊपर चोट है, तो उस चोट को बचाव के लिए हमें क्या करना है? अगर आपके ऊपर कोई चोट करता है, हमें अपना बचाव करना पड़ता है। बचाव के लिए अपना सिस्टम पैदा करें, खुद सोच के समाज में मिल के बैठ के, ताकि हम बच्चों को शिक्षा कर दे सके। तो जी यही होता है। जी बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब आज की इस परिचर्चा पर। मैं चाहूंगा कि आपके बगल में आंटी जी हैं, तो उनसे भी मैं चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारी बेटियां और बेटियां जो महिलाएं हैं वो भी जुड़ी हुई हैं आज के इस कार्यक्रम में। वो भी हमारी बेटियों को मोटिवेशनल प्रोग्राम में कुछ संक्षिप्त में अपनी बात कहें, उनको संदेश के माध्यम से आज की शिक्षा के संदर्भ में अपनी बात रखें। उसके बाद मैं आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। जी नमस्कार जी। मैं बस इतना ही कहूंगी कि कोई काम बड़ा, कोई काम छोटा नहीं होता। यहाँ जैसे जसबीर जी ने बताया कि डॉक्टर भी आके झाड़ू का सब काम करते हैं, कोई काम बड़ा छोटा नहीं है। वही लोग, उन्होंने ये इतनी मेहनत करी है, वो वेल सेटल्ड है, क्योंकि उन्होंने अपने आप पे उन्होंने ये भरोसा रखा और उन्होंने डिटर्मिनेशन किया कि भाई जैसे भी हो हमको ये सफलता प्राप्त करनी है, तो चाहे जैसे जहां से भी शुरू किया जाए उसका जो अंत जो है वो अच्छा ही होगा। अब वो सारे वेल प्लेस्ड हैं, सब अपनी अपनी जगह पे, फैमिलीज भी उनकी सब सेटल्ड हैं,
वो इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया। अगर हम कहें कि भी हमारा कोई कुछ करता नहीं है, 100% पहले खुद कोशिश करो, अपने आप को पूरा मेहनती बनाओ कि भी मैं क्या करूं जिससे कि मेरा भी फायदा हो, सबका फायदा हो। जो अपने बारे में सोचो, मेरे को कोई आके कोई करेगा, ऐसा कोई किसी के लिए नहीं सोचता। तुमको अपने लिए भी सोचना, दूसरों के लिए भी सोचना है, ताकि दूसरों को भी अपने साथ उठाओ। बस इतना ही मैं कहूंगी। जी सतनाम जी, बहुत शुक्रिया मैडम भाटिया जी का, जो उन्होंने आज के इस लास्ट प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ करके अपनी संक्षिप्त ने अपनी बातें बहुत बड़ी कह दी है हमारे दर्शकों के लिए और हमारे तमाम मेहमानों के लिए। मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण एक चर्चा पर बात अपनी कहूंगा। जी भाटिया सर अपनी बात पूरी करें। जी छोटी सी बात, मेरी बड़ी बेटी है, तो जो अपने ईमेल में कोई ना कोई अपने एक स्लोगन लिखा करती है हमेशा। तो उसने कहा, इंग्लिश में कहूंगा, बी द टाइड दैट रेजेस ऑल द बोट्स। लहर बने ताकि सभी की नौकाएं ऊपर उठे। मतलब अपना ना सोचो, जैसे गुणवंत जी ने कहा, दूसरों का भी सोचो, दूसरे के भले के लिए भी काम करो। तो उसमें से आपको बहुत फायदा होता है। जब आप दूसरों के लिए हेल्प करते हैं, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपको नई दिशा मिलती है जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं। बस इतने का, धन्यवाद। जी, मैं भाटिया सर आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं आज भी अभी जो हमारे तमाम जो बच्चे जुड़े हुए थे और जो शिक्षिका हैं हमारी धनेश्वरी भाभी जी और डॉक्टर केदार आनंद जी, ऐसे तमाम हमारे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जूम मीटिंग के माध्यम से जो हरवीर कौर जो वहाँ पे एक जॉब के लिए बीच में एक सेशन चलाई थी अंग्रेजी में, उसमें मैं थोड़ी देर के लिए जुड़ा हुआ था उस बार। तो मैं उनको जो है उस प्रोग्राम को हिंदी में करके हिंदी इंग्लिश तो करके दोनों में करके उसको हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के जो हिंदी भाषी प्रदेश के जो लोग हैं, जो केदार आनंद जी ने इंडिकेट किया है कि हमारे जो ट्राइबल बच्चे हैं, हमारे एससी के बच्चे हैं, सतनामी बच्चे हैं, इन लाखों बच्चों में बहुत सारे प्रतिभावान भी हैं जो विदेश भी जा सकते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में वो आज पढ़ लिख करके बैठे हैं। तो उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो देश विदेश में जाकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो उस विषय पर अगर हरवीर हमें हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कुछ मदद कर सकती हैं, तो मैं इसको इस विषय को एक अलग से सेशन में हम इसको करना चाह रहे हैं। और केदार आनंद जी ने कहा कि हम अमेरिका जाना चाह रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया हमारे पास है, आप वहीं से हमारे जो क्या बोलते हैं मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप हमारे लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं, बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लगातार बच्चों का संडे के दिन हफ्ते में एक बार बच्चों को बुला करके एक मोटिवेशनल प्रोग्राम करें, उनको शिक्षित करने के लिए हम एक समय निर्धारित करें और आप लोगों के माध्यम से समय समय पर उनको मार्गदर्शन मिले, ऐसी मेरी एक इच्छा है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर हमारे मेहमानों को, हमारे डॉक्टर साहब को और धनेश्वरी जी को भी इस पर अपना एडवाइस करें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। जी सर, अपनी आवाज को म्यूट करें। भाटिया सर। उसका मैं वादा नहीं कर सकता हूँ, क्या वो कर सकती है। एक तो वो रहते हैं कैलिफोर्निया में, तो वहां पर आपके हिसाब से 12.5 घंटे का समय का फर्क है। तो अभी तो वो शायद वो सो रही होंगी, पता नहीं, या उठी भी होंगी कि उनका ज्यादा काम है, रात को पता है। तो आज जी, मैं आज उनको मैसेज किया था, उनके मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ा था कि सिस्टर अगर आज के इस प्रोग्राम में हिंदी में अगर आप जुड़ सकते हैं, लेकिन रिप्लाई उनका मुझे नहीं आया। नहीं, वो क्योंकि उनका समय बहुत अलग होता है और आजकल वो बहुत बिजी है यूक्रेन के ऊपर, वहाँ बहुत मदद कर रही है। हमारी टीम वहां पर चल रही है, जो रोज जाके जिनके घर उजड़ गए हैं, एक बार न खाने को है न रहने को है, उनके लिए मदद भेज रही है यहाँ पर। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा उनका जोर है। तो कुछ समय के बाद हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि जैसे आपने कहा है कि कुछ, मगर वो टीचर तो नहीं है, मगर ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, बात करूंगा उनसे। तो समय का फर्क होता है, वो समय मैच नहीं करता, वो बहुत सुबह नहीं उठ पाती, वो रात को काफी देर तक उनकी इंटरनेट बातें होती रहती हैं, दूसरे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है इसमें। जी जी
बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े जसबीर भाटिया साहब का, आंटी जी का, धनेश्वरी कुर्रे जी का, डॉक्टर केदार आनंद जी का और तमाम हमारे जो साथी हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहब का जो पंजाब चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे, और तमाम हमारे मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने समय देने के लिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, सतनाम। सतनाम।